Hello and welcome to all of you. Today I am going to solve the multiple choice questions of the first chapter of history, The Rise of Nationalism in Europe. So let us begin. First question is here. When did the French Revolution start? फ्रांस की क्रांति कब शुरू हुई थी? 1789, 1779. तो 1789 we already know. So our answer will be A. Second, what was the political situation in France at the time of revolution? तो जब फ्रांस की क्रांति चल रही थी तो उस समय फ्रांस कैसा था? डेमोक्रेटिक था, रिपब्लिक था, नो, सॉवरेन स्टेट था, नो, एब्सोल्यूट मोनार्की। मतलब हमारा ये डी ऑप्शन होगा, एब्सोल्यूट मोनार्की था फ्रांस। नेक्स्ट क्वेश्चन वी सी, व्हाट emphasized द नोशन ऑफ अ यूनाइटेड कम्युनिटी एंजॉयिंग इक्वल राइट्स अंडर ए कॉन्स्टिट्यूशन? तो निम्नलिखित में से किसने इस विचार का प्रतिपादन किया कि एक संयुक्त समाज में सभी लोगों को एक संविधान के अंतर्गत बराबरी का अधिकार रहेगा? तो ला पैट्री, फादरलैंड एंड ला सिटियोन, फ्रेंच पीपल इन कॉमन, नो, फ्रेंच फ्लैग, नो, आइडिया ऑफ वन नेशन स्टेट, वो तो अल्टीमेट एम था। तो ला पैट्री एंड ला सिटियोन जो क्रांतिकारियों ने मतलब बहुत सारे स्टेप्स लिए थे नेशन का कंसेप्ट बिल्ड करने के लिए, तो ला पैट्री एंड ला सिटियोन इसका ऑप्शन होगा, क्योंकि पहले जो भूमि होती थी वो साम्राज्य की होती थी और सभी नागरिक उसके प्रजा कहे जाते थे, तो वो राष्ट्रतंत्र का प्रतीक हो जाता था। अब चूंकि नेशन या राष्ट्र बनाना था तो अब भूमि को फादरलैंड घोषित किया गया और सभी माने वहां के प्रजा को कहा गया कि अब वो प्रजा नहीं बल्कि नागरिक होंगे इसके, इसलिए ए ऑप्शन होगा। नेक्स्ट, हाउ मेनी कलर्स डिड द न्यू फ्रेंच फ्लैग हैव? राष्ट्र ध्वज की जगह पर नया फ्रेंच फ्लैग लिया गया था तो उसमें कितने कलर थे? 3 कलर थे, ऑब्वियसली बी ऑप्शन होगा हमारा। सेकंड, फिफ्थ क्वेश्चन, बाय हुम वाज द स्टेट जनरल इलेक्टेड? तो स्टेट जनरल जो था वो किसके द्वारा, मतलब उसका नाम तो नेशनल असेंबली कर गया था, तो किसके द्वारा उसका सिलेक्शन होने लगा? मेन एंड वुमेन, नो, एक्टिव सिटीजन्स, तो एक्टिव सिटीजन्स के द्वारा उसका मतलब उसमें चुनाव प्रतिनिधि बनकर जानते थे, तो ये हमारा ऑप्शन होगा बी। नेक्स्ट, व्हाट वाज द न्यू नेम ऑफ स्टेट जनरल? स्टेट जनरल का नाम क्या रखा गया? फेडरल असेंबली, नो, स्टेट असेंबली, नो, नेशनल असेंबली, तो हमारा ऑप्शन होगा सी, नेशनल असेंबली नाम रख दिया गया स्टेट जनरल का। व्हाट एक्शन वेयर टेकन इन द नेम ऑफ नेशन? नेशन के नाम पर कौन सा कार्य किया गया क्रांतिकारियों के द्वारा? आर्मी वाज फॉर्म, सोशल वर्क वाज डन, हिम्स वेयर कंपोज्ड, ओथ्स वेयर टेकन एंड मार्टिर्स कमेमोरेटेड, तो कस्टम ड्यूटीज वेर अबॉलिश। तो कहने का मतलब कि नई नई शपथें ली गई, शहीदों का गुणगान हुआ और मतलब कस्टम ड्यूटी को हटाया गया, तो ये हमारा सी ऑप्शन इसमें सही लगता है, सही है ही, लगता क्या है। व्हाट टाइप ऑफ एन एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम वाज सेट अप? फेडरल एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम, सेंट्रलाइज एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम, रीजनल, तो सेंट्रलाइज एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम फ्रेंच रेवोल्यूशन के बाद शुरू किया गया, ऑप्शन होगा आपका बी। नेक्स्ट देखते हैं, रीजनल डायलेक्ट्स वेर डिस्करेज्ड एंड बिकेम द कॉमन लैंग्वेज ऑफ नेशन। जब फ्रांस की क्रांति चल रही थी तो बहुत सारी क्षेत्रीय बोलियां थी, तो सभी क्षेत्रीय बोलियों को हतोत्साहित किया गया और उन सभी की जगह पर फ्रांस को कॉमन लैंग्वेज दिया गया, तो इसमें हमारा ऑप्शन होगा सी। व्हाट मिशन डिड द रिवॉल्यूशनरीज डिक्लेयर्ड एज द डेस्टिनी टू द फ्रेंच पीपल? तो फ्रांस में जब क्रांति हुई तो वहां तो राजतंत्र के विरुद्ध क्रांतिकारियों ने मतलब संघर्ष शुरू किया ही, लेकिन उनका ये भी डिक्लेरेशन था कि हम केवल फ्रांस को ही राजतंत्र से मुक्त नहीं कराएंगे, बल्कि अब फ्रांस अपने आस पड़ोस के देशों में भी लोगों को मतलब राजतंत्र से छुटकारा दिलाएगी। तो इसके लिए है टू लिबरेट द पीपल ऑफ यूरोप फ्रॉम डेपोटिज्म, टू हेल्प अदर पीपल ऑफ यूरोप टू बिकम नेशन। तो यूरोप के अन्य देशों के लोगों को भी स्वतंत्र कराएगी और उनको भी नेशन, राष्ट्र बनने की ओर मतलब सफल मतलब उसमें हेल्प करेगी, तो ऑप्शन ए होगा हमारा। What happened when the news of events in France reached the different cities of Europe? जब फ्रांस में क्रांति चल रही थी तो उसकी समाचार अगर अड़ोस पड़ोस के देशों में, स्विट्जरलैंड में, बेल्जियम में, मतलब इटली में, इस तरह के देशों में पहुंचने लगी, तो इटली तो खैर उस समय था नहीं, तो जब ये पहुंचने लगी तो वहां पर क्या होने लगा? देयर वाज टर्मलेंट, नो, the people did not know how to react, no, students and other members of educated middle class began to setting up जैकोबिन क्लब की स्थापना होने लगी, और जैकोबिन क्लब ने फ्रांसीसी सेना, नेपोलियन बोनापार्ट के नेतृत्व में फ्रांसीसी सेना जब अटैक की तो उनके लिए काम ज़्यादा आसान हुआ, तो ये हमारा आपका होगा जैकोबिन क्लब की स्थापना, जब फ्रांस की क्रांति पड़ोसी देशों में पहुंचने लगी। नेक्स्ट,
व्हाट वाज द पर्पस ऑफ जैकोबिन क्लब्स? आखिर जैकोबिन क्लब्स जब स्थापित होने लगे स्टूडेंट्स के द्वारा, मध्यम वर्ग के लोगों के द्वारा, तो उसका उद्देश्य क्या था? टू डिमोरलाइज द पीपल, नो। टू स्पीक अगेंस्ट फ्रांस, नो। टू होल्ड एक्टिविटीज एंड कैंपेन्स, टू सोशलाइज अमॉन्ग डिफरेंट। तो मतलब कार्यक्रम निर्धारित किए गए कैंपेन करने के लिए, तो इसका हमारा ऑप्शन होगा 12 का आपका सी। क्यों? व्हाट वाज द रिजल्ट ऑफ द एक्टिविटीज एंड कैंपेन्स हेल्ड एट द जैकोबिन क्लब्स? तो जैकोबिन क्लब की स्थापना होने लगी, उसमें बहुत सारे क्रियाकलाप निर्धारित किए गए और बहुत सारे उसमें कैंपेन किए गए। तो उसका परिणाम क्या हुआ? प्रिपेयर्ड द वे फॉर द फ्रेंच आर्मीज टू मूव टू द डिफरेंट कंट्रीज। यही होगा आपका ऑप्शन ए। फ्रांसीसी क्रांति सेनाओं के लिए पड़ोसी देशों में आक्रमण करना आसान हो गया जैकोबिन क्लब की स्थापना के बाद। तो आपका ए होगा। विच कंट्रीज डिड द फ्रेंच आर्मीज मूव इनटू? तो नेपोलियन के नेतृत्व में फ्रांसीसी आर्मी पड़ोस के किन किन देशों में अटैक की वहाँ के लोगों को लिबरेट करने के लिए डेपोटिज्म से? हॉलैंड, बेल्जियम, स्विट्जरलैंड एंड मच ऑफ इटली। यही ऑप्शन होगा। हॉलैंड में भी गई, बेल्जियम में भी गई, स्विट्जरलैंड में भी गई और मच ऑफ इटली। तो ए ऑप्शन होगा आपका। नेक्स्ट देखते हैं, व्हाट आइडिया डिड द फ्रेंच आर्मी कैरी अबॉर्ड थ्रू द रिवॉल्यूशनरी वार? तो ये जो क्रांतिकारी युद्ध शुरू हुआ था फ्रांस में, तो विदेशों में ये किस तरह के विचार को लेकर गई? डेपोटिज्म नहीं, राजतंत्र को तो ले तो नहीं गई, नेशनलिज्म। तो नेशनलिज्म के विचार को ही ये ले गई, लोगों को डेपोटिज्म में छुटकारा करना था। तो यहाँ पर हमारा जो ऑप्शन होगा बी। What did Napoleon do in the territory that was under his control? तो जो भी प्रदेश नेपोलियन पड़ोसी देशों में जीतता गया, उसमें उसने क्या किया? Set about introducing many reforms, रिफॉर्म्स तो किए ही थे। Set about war strategy, no, work for peace, work towards the तो कहने का मतलब many reforms उसने की, एडमिनिस्ट्रेटिव एंड पॉलिटिकल रिफॉर्म्स। तो इसमें ऑप्शन होगा आपका 16 का ए। What type of rule was carried out in France during Napoleon time? नेपोलियन के समय में फ्रांस में किस तरह का शासन था? ऑब्वियसली नेपोलियन खुद राजा बन गया था फ्रांस का, तो उसने वहाँ पर मोनार्की लाया था, लेकिन एडमिनिस्ट्रेटिव सेटअप में उसने रिवॉल्यूशनरी चेंज किए थे, नेपोलियन कोड लागू उसने किया था। तो यहाँ पर ऑप्शन होगा आपका 17 नंबर क्वेश्चन का सी। 18 देखते हैं, नेपोलियन हैड नो डाउट डिस्ट्रॉयड इन फ्रांस। तो फ्रांस में उसने क्या डिस्ट्रॉय किया था? डेमोक्रेसी को डिस्ट्रॉय किया था और राजतंत्र को वापस लाया था, लेकिन उसने बहुत रिवॉल्यूशनरी क्रांतिकारी परिवर्तन भी किए थे, जिसे नेपोलियन कोड के नाम से जानते हैं। तो डेमोक्रेसी को डिस्ट्रॉय किया था। तो 18 का ऑप्शन होगा आपका बी। व्हाट डिड नेपोलियन डू टू मेक द सिस्टम एफिशिएंट एंड रेशनल इन फ्रांस? तो वहाँ पर प्रशासनिक तंत्र को काफ़ी कुशल और तर्कसंगत बनाने के लिए नेपोलियन ने क्या किया? इन द एडमिनिस्ट्रेटिव फील्ड ही हैड इनकॉर्पोरेटेड रिवॉल्यूशनरी प्रिंसिपल। सही बात है, उसने प्रशासनिक क्षेत्र में बहुत ही क्रांतिकारी सिद्धांतों को लागू किया। ब्रॉट अबाउट डिफरेंट रिफॉर्म्स, तो यही होगा आपका ऑप्शन ए। व्हाट वाज सिविल कोड ऑफ 1804 आल्सो नोन एज? 1804 के सिविल कोड को और किस नाम से जाता है? नेपोलियन कोड। ये तो सी ऑप्शन होगा, क्लियरली है सी। नेक्स्ट, व्हाट डिड द सिविल कोड ऑफ 1804 ब्रिंग अबाउट? सिविल कोड 1804 से क्या परिवर्तन हुआ? राइट बाय बर्थ टू ऑल फैसिलिटी ऑफ स्टेट, डिड अवे विथ ऑल प्रिविलेज बेस्ड ऑन बर्थ, जन्म पर आधारित विशेषाधिकार खत्म कर दिए, स्टैब्लिश इक्वलिटी बिफोर लॉ, सबको कानून के सामने बराबर कर दिया, एंड सिक्योर्ड राइट द प्रॉपर्टी। तो ये आपका ऑप्शन बी हो। विच रीजन्स वाज द सिविल कोड एक्सपोर्टेड टू? तो कहाँ नेपोलियन ने सिविल कोड को लागू किया? स्विट्जरलैंड एंड इटली, इटली एंड जर्मनी, स्विट्जरलैंड एंड जर्मनी, डच रिपब्लिक इन स्विट्जरलैंड, इटली एंड जर्मनी। तो 22 का हमारा ऑप्शन डी होगा। उस समय जर्मनी नहीं था, 39 राज्यों का संघ होता था, वही बाद में मिलकर जर्मनी बना था। तो जिसमें प्रोसिया सबसे बड़ा होता था, प्रोसिया के नेतृत्व में उस 39 राज्यों का एकीकरण हुआ था। तो डच रिपब्लिक में भी, स्विट्जरलैंड में भी, इटली में भी और जर्मनी था नहीं, लेकिन उसको हम लोग जर्मनी से डिनोट कर रहे हैं। तो आपका यहाँ ऑप्शन होगा डी। व्हाट डिड नेपोलियन डू इन द रूरल एरियाज ऑफ दिस रीजन्स? तो यहाँ के ग्रामीण क्षेत्रों में उसने क्या किया? सिंप्लीफाइड एडमिनिस्ट्रेटिव डिवीजन, हाँ ठीक किया।
उसने प्रशासनिक तंत्र को काफ़ी सरल बनाया। एबॉलिश द फ्यूडल सिस्टम, सामंतशाही प्रथा खत्म किया, सही बात है। फ्रीड पीजेंट्स फ्रॉम द सर्फडम एंड मैन्योरियल ड्यूज, और किसानों को मतलब उसने सर्फडम से, भूदासत्व प्रथा से और मैन्योरियल ड्यूज से, बेगार की प्रथा से उसने खत्म कर दिया। तो ये ऑप्शन ए होगा आपका। नेक्स्ट, व्हाट चेंजेस डिड नेपोलियन ब्रिंग अबाउट इन टाउन्स? टाउन्स में उसने क्या किया? ग्रामीण क्षेत्रों में तो उसने किसानों को फ्यूडल सिस्टम एंड मैन्योरियल ड्यू से ख़त्म कर दिया, हाँ, और फ्यूडलिज्म को समाप्त कर दिया। शहरों में गिल्ड रिस्ट्रिक्शन वी आर रिमूव, गिल्ड रिस्ट्रिक्शन को समाप्त कर दिया गया। ट्रांसपोर्टेशन एंड कम्युनिकेशन सिस्टम में इम्प्रूव, सही बात है। और इसके चलते पीजेंट्स भी खूब हुए, आर्टिसन कारीगर भी खुश हुए, वर्कर भी खुश हुए, न्यू बिजनेसमैन भी खुश हुए, क्योंकि गिल्ड सिस्टम जो था वो पुराने व्यापारियों का संघ होता था और वो व्यापार पर एक अधिकार चाहते थे, नए व्यापारियों को नहीं आना देना चाहते थे। उस गिल्ड सिस्टम को नेपोलियन ने हटा दिया था। तो इन लोगों को बहुत अच्छा लगा, तो ये है आपका ऑप्शन ए। जो बेस्ट सबसे डिफाइन करता है उसी को हम लोग चूज करते हैं। इन द मिड 18th सेंचुरी यूरोप वाज द स्टेटस ऑफ जर्मनी, इटली एंड स्विट्जरलैंड। व्हाट वाज द स्टेटस ऑफ जर्मनी, इटली एंड स्विट्जरलैंड? तो मिड 18th सेंचुरी में जर्मनी, इटली और स्विट्जरलैंड की क्या स्थिति थी? दे वर डिवाइडेड इनटू किंगडम्स, डचीज एंड कैंटन्स हुज रूलर्स हैड देयर ऑटोनोमस टेरिटरी। तो यही सबसे सही ऑप्शन है। इटली नहीं था, जर्मनी नहीं था, स्विट्जरलैंड नहीं था, वो जिसे आज हम जर्मनी, इटली और स्विट्जरलैंड करते हैं, उस समय वो किंगडम, डचीज एंड कैंटन्स के रूप में था और वहां पर उन शासकों की अपनी स्वायत्त क्षेत्र होते थे। तो ए ऑप्शन होगा। वेन डिड नेपोलियन इन्वेड इटली? इटली को नेपोलियन ने कब आक्रमण किया इटली पर? तो रिवॉल्यूशनरी वार के समय हुआ था, जब वो नेपोलियन कोड लागू करने के लिए आक्रमण किया था 1797 में। ये आपका होगा बी। विच टेरिटरीज वेयर इंक्लूडेड अंडर द हैब्सबर्ग एम्पायर? हैब्सबर्ग एम्पायर में कौन कौन से क्षेत्र आते थे? हैब्सबर्ग एम्पायर हमारे बुक में दिया हुआ है इस बात को समझाने के लिए कि यूरोप वाज द पैचवर्क ऑफ डिफरेंट नेशनैलिटीज। यूरोप में जो साम्राज्य होते थे उसमें अलग अलग नेशनैलिटी के लोग रहते थे, और ये सबसे अच्छा हमें मालूम पड़ता है हैब्सबर्ग एम्पायर का केस स्टडी। ये केस स्टडी था हैब्सबर्ग एम्पायर का। तो इसमें अल्पाइन रीजन भी आता था, टिरोल, ऑस्ट्रियन हंगरी, सुडेनेटीलैंड, बोहेमिया, लोम्बार्डी एंड वेनेशिया। ये सब तो हमारा ऑप्शन ए होगा इसमें। व्हेन डिड इंडस्ट्रियलाइजेशन टेक प्लेस इन फ्रांस एंड पार्ट्स ऑफ द जर्मनी? तो फ्रांस और जर्मनी में इंडस्ट्रियलाइजेशन कब शुरू हुआ? तो आपका 18th सेंचुरी दे रहा है, लेटर 18th सेंचुरी, क्योंकि ये मतलब बाद में इधर शुरू हुआ, पहले इंग्लैंड में शुरू हुआ था और धीरे धीरे फिर पूर्वी यूरोप के देश में फैला। तो आपका 28 का जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन 19th सेंचुरी होगा। आफ्टर 19 भी दिया हुआ है, इसलिए 19th सेंचुरी होगा, सी। व्हाट इज लिबरलिज्म? आदर्शवाद में बोल रहा हूँ लिबरलिज्म, उदारवाद का मतलब क्या होता है? लिबरलिज्म डेराइव्स फ्रॉम ए लैटिन वर्ड लिब्रे, मीनिंग फ्री, फ्रीडम फॉर इंडिविजुअल एंड इक्वलिटी ऑफ ऑल बिफोर लॉ। ये होगा ऑप्शन आपका ए 30। व्हाट इज सफरेज? सफरेज क्या था? राइट टू प्रॉपर्टी, राइट टू जस्टिस, राइट टू वोट। तो सफरेज था वोट के लिए, मताधिकार के लिए आंदोलन था। तो ये आपका 30 का होगा सी, पहला मताधिकार आंदोलन के लिए ये आंदोलन होता था। इन द रिवॉल्यूशनरी फ्रांस द राइट टू वोट एंड टू गेट इलेक्टेड वाज ग्रांटेड एक्सक्लूसिव। तो फ्रांस में जब क्रांति चल रही थी तो वोट देने और चुने जाने का अधिकार किसको मिला हुआ था? प्रॉपर्टी ओइंग मैन, संपत्ति व्यक्ति को ही, संपत्तिवान व्यक्ति को ही ये मिला हुआ था। ऑप्शन होगा आपका 31 का ए। A merchant traveling in 1833 from Habsburg to Nuremberg to sell his goods would have to pass through। तो एक मर्चेंट को 1833 में हैब्सबर्ग से न्यूरेमबर्ग जाकर अपने सामान बेचने में कितने कस्टम ड्यूटी से पार करना पड़ता था? सीमा शुल्कों से। तो बुक में तो दिया हुआ 11 सीमा शुल्कों से पार होना पड़ता था। तो आपका इसमें ऑप्शन होगा ए 32 का। नेक्स्ट देखते हैं, When was the custom union or Zollverein formed at the initiative of Prussia and joined by most of the German states? तो जोल्वेरिन का निर्माण कब हुआ था? जोल्वेरिन एक सीमा शुल्क कस्टम यूनियन था और कस्टम यूनियंस को इसने ख़त्म कर दिया था, हटा दिया था, और करेंसी भी दो कर दिए थे। तो 33 का आपका ऑप्शन होगा 1834 में। What did the custom union or Zollverein do? Abolish taxes, abolish tariff barriers and reduce the number of
करेंसी फ्रॉम 30 टू 2। हाँ, ऑप्शन बी होगा। टैरिफ बैरियर सीमा शुल्क को उसने समाप्त कर दिया था और करेंसी की संख्या 32 से घटाकर मात्र 2 कर दिया था। तो ऑप्शन होगा आपका बी। वेन वाज नेपोलियन डिफीटेड, नेपोलियन की हार कब हुई? वाटरलू की लड़ाई में 4 यूरोपीय महाशक्तियों ने उसको हराया था। पर आप ब्रिटेन, रसिया, प्रसिया एंड ऑस्ट्रिया। पर आप एक वर्ड याद रखिएगा, तो आपका ये होगा। व्हाट वाज कंजर्वेटिज्म, रूढ़िवादी क्या था? स्ट्रिक्ट रूल्स टू सोसाइटी, मोनार्की, ऑप्शन सी होगा। मोनार्की, द चर्च, सोशल हायरार्की, प्रॉपर्टी एंड द फैमिली शुड बी प्रिजर्व। ये परंपरावादी थे, पुरानी मान्यताओं, पुराने चीज़ों में विश्वास करते थे। चर्च में सोशल मतलब सामाजिक जो 3 भाग में समाज बटा हुआ था, फर्स्ट स्टेट, सेकंड स्टेट, थर्ड स्टेट, राजतंत्र में। और ये बहुत परिवर्तन धीरे धीरे चाहते थे। यूरोप में 3 तरह, फ्रांस क्रांति के बाद यूरोप में 3 तरह के लोग थे, लिबरल, रेडिकल एंड आपका कंजर्वेटिव्स। यही कंजर्वेटिव गवर्नमेंट की स्थापना हुई थी वियना कॉन्फ्रेंस के बाद। तो सी ऑप्शन होगा। When did the Treaty of Vienna take place and who were the participants? तो वियना कॉन्फ्रेंस लुई मेटरनिक के नेतृत्व में हुआ था। तो 1815 में हुआ था। इसमें ब्रिटेन, रसिया, प्रसिया और ऑस्ट्रिया, जिन्होंने नेपोलियन को मिलकर हराया था, उन्होंने ही किया था। Who was Giuseppe Mazzini? What did he do? तो वो इटालियन रिवॉल्यूशनरिस्ट था। फाउंडेड 2 अंडरग्राउंड सोसाइटी, यंग इटली इन मार्सिले एंड यंग यूरोप इन बर्न। तो यंग इटली मार्सिले में और यंग यूरोप की उसने स्थापना की थी। और मतलब इटालियन क्रांतिकारी था, लेकिन वो सफल नहीं हो पाया था इटली के एकीकरण में। तो इसका ऑप्शन होगा डी। हु सेड व्हेन फ्रांस स्नीजेस द रेस्ट ऑफ यूरोप कैच कोल्ड? इसने कहा था कि जब फ्रांस सीखता है तो पूरे यूरोप में सर्दी जुकाम फैल जाती है, क्योंकि कोई भी क्रांति नया फ्रांस से शुरू होती थी। तो मेटरनिक ने ही कहा था। ऑप्शन होगा सी। ओके। व्हाट हैपेंड एट द ट्रीटी ऑफ कंस्टेंटिनोपल ऑफ 1832? कस्तुनतुनिया की संधि 1832 में ग्रीस को मान्यता मिली थी। ग्रीस वाज रिकॉग्नाइज्ड एज एन इंडिपेंडेंट नेशन। तो आपका होगा ऑप्शन सी। इन विच ईयर डिड लुइस फिलिप फ्ली एंड द नेशनल असेंबली वाज प्रोक्लेम्ड एट रिपब्लिक? तो लुई फिलिप को गद्दी छोड़नी पड़ी थी और फ्रांस को एक रिपब्लिक बना पड़ा था। फ्रांस में 3 क्रांति हुई थी। एक 1779 में हुई थी, दूसरा 1830 में हुआ था, जिसमें फिर वो कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की बना, और फिर 1848 में हुआ, जो लास्टली मतलब एक रिपब्लिक बना। ऑप्शन होगा बी। When Prussia took on the leadership of the movement for national unification, who was the chief architect of movement? तो जब जर्मनी का एकीकरण हो रहा था तो प्रशिया के नेतृत्व में हो रहा था। तो इसमें कौन प्रमुख इसमें भूमिका निभाई थी? तो ऑटोमन बिस्मार्क ने। ऑप्शन होगा ए। हाउ मेनी वार्स ओवर 7 years with Austria, Denmark and France ended in Prussia victory and completed the process of unification? तो जर्मनी के एकीकरण के लिए प्रशिया के नेतृत्व में ऑस्ट्रिया, डेनमार्क और फ्रांस से 7 मतलब कितने वार 7 सालों तक चला था, और कितने इसमें वार हुए? तो आपको इसमें 3 वार हुए। ऑप्शन होगा बी। 43 का आपका ऑप्शन होगा बी। In January 1871, who was proclaimed German emperor in a ceremonial held at Versailles? पैलेस ऑफ मिरर में हुआ था ये। एकीकृत जर्मनी का, यूनिफाइड जर्मनी का 1871 में जर्मनी का एकीकरण पूरा हुआ था। तो कौन उसका पहला राजा बना? तो 44 में आप देख सकते हैं कैसर विलियम फर्स्ट होगा, सी। नेक्स्ट देखते हैं। Who had sought to put together a coherent program for a unitary Italian Republic in 1830s? तो पूरे इटली को एकीकृत इटली बनाने के लिए एक बहुत बड़ा प्रोग्राम किसने सामने रखा था? मेटरनिक, ऑटोमन बिस्मार्क, गिउसेप्पे मज़ीनी। गिउसेप्पे मज़ीनी ने पहले प्रोग्राम रखा था। ऑप्शन होगा सी। 45 का आपका ऑप्शन होगा सी। इन 1861 वाज प्रोक्लेम किंग ऑफ यूनाइटेड इटली। तो जर्मनी का, एकीकृत जर्मनी का भी जब नेशन स्टेट जर्मनी बना तो वहाँ भी राजा उसका हेड हुआ, और इटली में भी वही हुई बात, वहाँ भी राजा हेड बना। लेकिन यहाँ पर राजा का नाम था विक्टर इमानुएल सेकेंड। 46 का ऑप्शन होगा ए।
फिल इन द ब्लैंक्स है, इज परहैप्स द मोस्ट सेलिब्रेटेड ऑफ इटालियन फ्रीडम फाइटर्स 1872। तो इटली के एकीकरण में मतलब आपका सिपे मजीनी भी हैं और गैरिबल्डी का भी नाम आता है। तो 47 में आपका गैरिबल्डी का नाम फ्रीडम फाइटर्स थे। Which areas was the most serious source of nationalist tension in Europe after 1870? 1871 के बाद यूरोप में सबसे बड़ा नेशनलिस्ट का टेंशन का क्षेत्र कौन बन गया? बाल्कन स्टेट। और इसी से फिर फर्स्ट वर्ल्ड वॉर का ये मतलब शुरुआत हुई। ईच पावर रसिया, जर्मनी, इंग्लैंड, ऑस्ट्रो हंगरी वाज कीन टू काउंटरिंग द होल्ड ऑफ अदर पावर्स ओवर द बाल्कन्स। तो बाल्कन रीजन में रसिया, जर्मनी, इंग्लैंड और ऑस्ट्रिया हंगरी भी अपना प्रभाव बनाना चाहते थे। दिस बिकेम द वन ऑफ द मेजर रीजन फॉर फर्स्ट वर्ल्ड वॉर। ये है। When was Ireland forcibly incorporated into the United Kingdom? एक्ट ऑफ यूनियन तो पहले हुआ था जिसमें कि स्कॉटलैंड को मिलाया गया था, फिर बाद में वहाँ आयरलैंड में कैथोलिक लोगों को मतलब जो मेजोरिटी में थे उनको पर सप्रेस करके उसको मिला लिया गया, और ये था आपका 1801 में। तो इस तरह से हमारा ये प्रैक्टिस सेशन खत्म। ओके।